Dear all, hope you are doing well. Today we are going to discuss the disperse system. तो disperse system को समझने से पहले इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करना इंतहाई ज़रूरी है। इस डायग्राम में हमें दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक सल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, और सल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है। तो सल्यूट को अगर हम और नाम दें तो हम कह सकते हैं ये सल्यूट हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज है, और जबकि सॉल्वेंट हमारे पास कंटिन्यूस फेज है। इसके अलावा सॉल्वेंट को आप व्हीकल भी कह सकते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम व्हीकल आप इसको डिस्पर्शन मीडियम भी कह सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि सल्यूट के भी हमारे पास डिफरेंट नाम हैं और सॉल्वेंट के भी हमारे पास डिफरेंट नाम हैं। सल्यूट को हमने डिस्पर्स्ड फेज भी कह दिया, इसके अलावा हम इसको डिसकंटिन्यूअस फेज भी कह सकते हैं, और सॉल्वेंट को आप कंटिन्यूअस फेज, व्हीकल या फिर डिस्पर्शन मीडियम भी कह सकते हैं। तो कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें सल्यूट डिस्ट्रीब्यूटेड हो सॉल्वेंट के अंदर डिस्क्रीट यूनिट्स की फॉर्म में, ऐसे सिस्टम को आप डिस्पर्स सिस्टम कहते हैं। या फिर हम इसे इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा सिस्टम जिसमें डिस्पर्स्ड फेज डिस्ट्रीब्यूटेड हो डिस्क्रीट यूनिट्स की फॉर्म में थ्रू आउट द कंटिन्यूस फेज और व्हीकल और थ्रू आउट द डिस्पर्शन मीडियम, तो ऐसा सिस्टम हमारे पास डिस्पर्स सिस्टम कहलाएगा। अब ये सल्यूट या डिस्पर्स्ड फेज या सॉल्वेंट या डिस्पर्शन मीडियम या कंटिन्यूस फेज किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है। ये फॉर्म सॉलिड हो सकती है, लिक्विड हो सकती है, या फिर गैसियस हो सकती है। फर्दर डिस्पर्स सिस्टम को तीन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक को हम हेट्रोजीनस डिस्पर्शन बोलते हैं, सेकंड वन को हम कोलाइडल डिस्पर्शन बोलते हैं, एंड थर्ड वन इज द ट्रू सॉल्यूशंस। अब इनके भी डिफरेंट नाम हैं। ट्रू सॉल्यूशंस को होमोजीनियस सिस्टम भी कहा जा सकता है, या फिर मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन भी कहा जा सकता है। इसी तरह से कोलाइडल डिस्पर्शन को माइक्रो हेट्रोजीनस सिस्टम भी कह सकते हैं, और हेट्रोजीनस डिस्पर्शन को हेट्रोजीनस सिस्टम्स भी कह सकते हैं। ये मुख्तलिफ नाम हैं जो कि आपने याद रखने हैं। अगर हम पार्टिकल साइज़ की बेस पे इनको डिफ्रेंशिएट करें तो ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल साइज़ है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, जबकि कोलाइडल डिस्पर्शन में यही साइज़ 1 नैनोमीटर से लेके 500 नैनोमीटर की रेंज में फॉल करता है, और हेट्रोजीनस डिस्पर्शन में ये साइज़ 500 नैनोमीटर से भी बढ़ जाता है। तो यानी कि साइज़ जितना बढ़ता जाएगा उतना हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम द ट्रू सॉल्यूशन टुवर्ड्स द हेट्रोजीनस डिस्पर्शंस, और मिडल वे में हमारे पास जो है वो कोलाइडल डिस्पर्शन फॉल करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं 1 नैनोमीटर से कम साइज के, वो इकट्ठे होना स्टार्ट हो जाएं, कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएं, एग्रीगेट करना स्टार्ट कर दें, तो मिल के वो एक बड़ा पार्टिकल बना लेंगे, और वो इस रेंज में फॉल कर सकते हैं। तो फिर वो क्या कर देंगे जी, कोलाइडल डिस्पर्शन बना देंगे। और अगर कोलाइडल डिस्पर्शंस के पार्टिकल कंबाइन होना स्टार्ट करें, कोएगुलेट करना स्टार्ट करें, फ्लैक्यूल्स बनाना स्टार्ट कर दें, तो वो मिलके हमारे पास हेट्रोजीनस सिस्टम बना सकते हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, सिंपल साल्ट, एसिड, बेसिस के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो ट्रू सॉल्यूशंस में फॉल करते हैं। इसी तरह से जो हमारा प्लाज्मा है वो कोलाइडल डिस्पर्शन में फॉल करता है, और जो मिल्क एंड ब्लड हैं ये हमारे पास हेट्रोजीनस डिस्पर्शंस की एग्जांपल्स हैं। फर्दर अगर मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक तो इसकी ये है कि इनमें जो पार्टिकल साइज है दैट इज लेस देन 1 नैनोमीटर। अब अगर पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम होगा तो आप इनको इवन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर भी नहीं देख सकते, यानी कि ये पार्टिकल्स इनविजिबल होंगे। इतने छोटे साइज में पार्टिकल्स हैं कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से भी क्रॉस कर जाते हैं और फिल्टर पेपर से भी क्रॉस कर जाते हैं। ये पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते अगर इनको डिज़ोल्व करके डिस्ट्रीब्यूट करके रख दिया जाए। जैसा कि अगर आप नमक को डालें पानी के अंदर, या फिर आप शुगर को डिज़ोल्व कर लेते हैं और उसका सोल्यूशन आप रख लेते हैं, तो ये पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते। रैपिड डिफ्यूजन भी होती है इन पार्टिकल्स के अंदर, और इसकी सिंपल एग्जांपल है ऑर्डिनरी आइंस और या फिर NaCl। कोलाइडल डिस्पर्शंस की बात की जाए तो इनका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से लेके 500 नैनोमीटर के दरमियान एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे दूसरा यूनिट लिखा गया माइक्रोमीटर का, दैट्स वाई यहाँ पे 0.5 माइक्रोमीटर मेंशन किया गया है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना 0.5 देख के। ये पार्टिकल
ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में तो हमें नज़र नहीं आते, लेकिन इनको डिटेक्ट किया जा सकता है, देखा जा सकता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। ये फिल्टर पेपर से तो पास कर जाते हैं, लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास नहीं करते। सिंपल स्टैंड डाउन पे तो ये सेटल डाउन नहीं होते, लेकिन इनको सेंट्रीफ्यूज किया जाए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अंडर ये सेटल डाउन हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वेरी स्लोली ये डिफ्यूज भी कर सकते हैं। नाउ यू कैन डिफरेंशिएट द कोलाइडल डिस्पर्शन फ्रॉम द मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन। और अगर एग्जांपल्स की बात की जाए तो इसमें हमारे पास सिल्वर सॉल्यूशंस आ जाते हैं और नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर्स के सॉल्यूशंस जो हैं वो कोलाइडल डिस्पर्शन की कैटेगरी में फॉल करते हैं। एंड देन द लास्ट वन इज द क्वार्ट्ज डिस्पर्शन। अगर पार्टिकल साइज 0.5 माइक्रोमीटर से ज़्यादा हो या फिर 500 नैनोमीटर से ज़्यादा हो तो ये क्वार्ट्ज डिस्पर्शन की कैटेगरी में फॉल करेंगे। ऐसे पार्टिकल्स ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में भी विजिबल होंगे। अगर ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में देखे जा सकते हैं तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी विजिबल होंगे। इनकी एक और ख़ास कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ना तो ये फिल्टर पेपर से पास करते हैं और ना तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास करते हैं, और ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंदर ये क्या है, सेटल डाउन भी हो जाते हैं और डिफ्यूज़ ये बिल्कुल भी नहीं करते। हमारी जो फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म्स हैं जैसा कि इमल्शंस, सस्पेंशंस, ये फॉल करती हैं क्वार्ट्ज डिस्पर्शन की कैटेगरी में। और क्वार्ट्ज डिस्पर्शन और मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन की अगर बात की जाए तो ये बिल्कुल एक दूसरे का उलट हैं। यानी कि क्वार्ट्ज डिस्पर्शन अगर विजिबल हैं तो जो हमारे पास मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन थे वो इनविजिबल थे। वो दोनों से पास कर रहे थे मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन, जबकि क्वार्ट्ज डिस्पर्शन किसी से भी पास नहीं करता। मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन बिल्कुल सेटल डाउन नहीं होते और जबकि क्वार्ट्ज डिस्पर्शन सेटल डाउन हो जाते हैं। मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन इजीली डिफ्यूज कर जाते हैं, जबकि क्वार्ट्ज डिस्पर्शन बिल्कुल डिफ्यूज ही नहीं करते। अगर मजीद हम इसको सिंप्लीफाई करके देखें कि डिस्पर्स्ड फेज को कौन सी कॉन्टीन्यूस फेज के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास कौन सी डोजेज फॉर्म बनेगी, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। गैस को गैस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है और तमाम गैसेस जो हैं वो म्यूचुअली मिसिबल हैं। इसी तरह से अगर आप लिक्विड को किसी गैस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास लिक्विड एरोसोल्स बनेंगे। तो एरोसोल्स हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ डोजेज फॉर्म है, जिसमें फोग भी एक कॉमन जनरल एग्जांपल है, लेकिन हमारे पास स्प्रेज की एग्जांपल है। अब ये स्प्रेज हमारे पास नेजल स्प्रेज हो सकते हैं या फिर हेयर स्प्रेज हो सकते हैं। खासकर मिनॉक्सिडिल के नाम से एक स्प्रे आता है जो कि काफ़ी फेमस है। इसी तरह से सॉलिड को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है किसी गैसियस फेज के अंदर। अगर इस तरह से आप करेंगे तो आपके पास एयर पार्टिकल्स जो हैं ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सॉलिड पार्टिकल्स गैस के अंदर। स्मोक या जो क्लाउड बनता है वो भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर आप गैस को लिक्विड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास फोम बनेगा और इसमें व्हिप्ड क्रीम्स या फिर शेविंग क्रीम्स आ जाती हैं। इसी तरह से लिक्विड को लिक्विड के अंदर डिस्पर्स किया जाए तो हमारे पास इमल्शंस बनते हैं। तो ये हमारे पास एक और काइंड ऑफ डोजेज फॉर्म आ गई। देन अगर सॉलिड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए लिक्विड के अंदर तो ये हमारे पास बनते हैं जी सॉल्यूशंस। और अगर सॉलिड को सॉलिड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो यहाँ पे हमारे पास एरोजेल्स बनते हैं, और लिक्विड को अगर लिक्विड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो हमारे पास जेल्स बनती हैं। और इसी तरह से सॉलिड को सॉलिड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ जेमस्टोन्स बनते हैं। और यहाँ पे अगर हम डोजेज फॉर्म्स की बात कर लें तो हमारे लिए जो यहाँ पे काम की बातें हैं, जब हमने लिक्विड को गैस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया तो हमारे पास एरोसोल्स बन रहे थे, और ये एरोसोल्स जो हैं एज ए डोजेज फॉर्म इनको यूज़ किया जाता है। इसी तरह से जब लिक्विड को लिक्विड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया तो हमारे पास इमल्शंस बन रहे थे, और इमल्शंस भी हमारे पास एज ए डोजेज फॉर्म यूज़ किए जाते हैं। और सॉलिड को अगर आप लिक्विड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये सोल्यूशन भी बन सकता है, सस्पेंशन भी बन सकता है। तो ये हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ डोजेज फॉर्म है। कोलाइडल डिस्पर्शन भी बन सकता है, इट विल डिपेंड अपॉन द पार्टिकल साइज। इसी तरह से अगर आप लिक्विड को सॉलिड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो हमारे पास यहाँ पे जेल्स बन रही थी, और ये जो जेल्स हैं अगेन हमारे पास एक फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म की सिस्टम है। देन अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाइड एग्जांपल के थ्रू देखें तो ये एक टेबल है जो कि हमें एग्जाम्पलीफाई कर रहा है कि अगर गैस गैस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगी तो एयर बनेगी, लिक्विड गैस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वाटर की एक एग्जांपल है इन द ऑक्सीजन, सॉलिड अगर गैस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो तो
आयोडीन एग्जाम्पल है इन द एयर। गैस अगर लिक्विड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो तो ये कार्बोनेटेड वाटर यानी कि जो हमारी ड्रिंक्स हैं, लिक्विड के अंदर अल्कोहल को वाटर के साथ मिक्स किया जा सकता है। इसी तरह से सॉलिड अगर लिक्विड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो तो एक्वस जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन बनता है। तो सिंपलर ये हमारे पास एक फर्दर सिंपलर टेबल है